नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 51 यानी कि 51 करने वाले हैं। आपको पता है इस सीरीज में हम किरण पब्लिकेशन के 2000 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं और ये 51 नंबर वीडियो। हर वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन की यानी कि 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर चुके हो। और एक बात और, मैंने आपसे बोला था, वादा किया था कि मैं आपके लिए रीजनिंग का क्लास लेकर आऊँगा 30 वीडियो का कंप्लीट। 30 वीडियो में मैं पूरा आपका रीजनिंग कंप्लीट करूंगा। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कब करेंगे, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि 10 वीडियो के बाद आपका गैप हो। इसलिए मैं पूरा पीपीटी या फिर जो भी चीज़ें हैं पूरा मैं बना लेना चाहता हूँ, उसके बाद क्लासेस शुरू करूँगा। 50% काम मेरे तरफ से हो चुका है, ठीक है। बचे क्या हैं, कुछ टॉपिक बचे हैं, 4-5 टॉपिक बचे हैं। उसके बाद आपके 5 से 6 टॉपिक बचे हैं, ठीक है, जो आपका फिगर वाले क्वेश्चन जो आते हैं उसके बचे हैं, ठीक है। तो वो मैं जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है मेरा टॉपिक, तो मैं 30 वीडियो का मैं शेड्यूल पूरा बना के आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। और उसके बाद डेली आपको वीडियो मिलेगी, डेली यानी कि हफ्ते में 6 दिन। 30 वीडियो में पूरा रीजनिंग अच्छे से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप आश्वस्त रहिए। जल्दी मैं हम इसी हफ्ते में या फिर नेक्स्ट हफ्ते मंडे से पहले या फिर संडे में हो सका एक स्पेशल वीडियो मैं आपको दूँ, उस पर मैं पूरा शेड्यूल आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए कि इंतजार का फल मीठा होता है, इसलिए अभी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन क्लिक कर लो, जिससे आने वाले जो भी वीडियोज हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक। और हमारे साइंस के पीडीएफ और आपका स्ट्रेटेजी का पीडीएफ चल रहा है, जिनको लेना हो ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका, जब हम पंखे के नज़दीक बैठते हैं, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने फील किया होगा, आपने महसूस किया होगा कि आप यहाँ पे गर्मी हो रही बहुत तेज, ठीक है, गर्मी हो रही बहुत तेज। अचानक से क्या आ गया, अचानक से लाइट आ गई, अचानक से बिजली आ गई और आपने फैन चालू किया। आपको इतना अच्छा महसूस होता है, आपको ठंडक महसूस होता है। इसका रीज़न क्या है? फिजिक्स। हर चीज़ में फिजिक्स यूज होता है, लेकिन पता नहीं होता सबको। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो, जब भी हम पंखे, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान रखना, पंखे के नज़दीक बैठते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। इसका रीज़न ये है, जो हमारे शरीर से जो पसीने निकलते हैं वो अस्तित्व तो पहले से होते हैं, लेकिन जब हम पंखा चालू करते हैं और हवा हमारे शरीर को लगती है, तो वो हवा हमारे शरीर का जो पसीना होता है उसको और तेज़ी से वाष्पित करने लगता है, जिससे हमें ठंडक की अनुभूति होती है, हमें ठंडक महसूस होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब ये भूलेगा नहीं, जो हवा होती है पंखा से निकलती है, वो हमारे शरीर से जो पसीने निकलते हैं उनको और तेज़ी से वाष्पित करती है, जिससे हमें ठंडक की अनुभूति होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्या एक अभिन्न राशि है? अब यहाँ पे क्या आया? अभिन्न राशि। क्या आपने कभी सुना ये अभिन्न राशि क्या होती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ अभिन्न राशि क्या होती है। आपने विमा सुना होगा और आपने यूनिट यानी कि मात्रक सुना होगा। अभिन्न मतलब विमा और मात्रक, विमा और यूनिट कुछ भी ना हो, जिसकी ना विमा हो ना मात्रक हो। मात्रक नहीं होगा तो जाहिर सी बात है विमा भी नहीं होगी, ठीक है। मात्रक से ही तो आप विमा निकालते हो, तो जिसकी ना मात्रक हो ना विमा हो वह एक प्रकार की अभिन्न राशि। नाम से स्पष्ट है, अभिन्न, ना आ मतलब नहीं, वि मतलब विमा, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ देख रहे हो, प्रभेद मतलब ध्यान रखना स्ट्रेन होता है, ठीक है। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है? अब इसको मैंने परसों वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से बताता हूँ। आपने न्यूटन्स का थर्ड लॉ देखा होगा, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ध्यान रखना, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, जिसको उन्होंने अपने बुक प्रिंसिपिया में लिखा था, ठीक है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है? जब भी आप किसी के ऊपर बल लगाते हो तो वो भी आपके ऊपर बल लगाता है। इसी का एक रूप है आपका रैखिक संवेग संरक्षण, ठीक है, संवेग संरक्षण।
रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, ये क्या करता है? अब आपने देखा होगा जो रॉकेट होता है कुछ इस प्रकार से रॉकेट होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको न्यूटन थर्ड लॉ समझाया, अब हम इसके बारे में बताते हैं। अब रॉकेट को जब हम लॉन्च करते हैं तो यहाँ से तेज़ी से गैस निकलती है, और ये जो गैस होती है ये बल लगाती है पृथ्वी पर, ज़मीन पर बल लगाती है, और ज़मीन पे बल लगाती है तो अगर जो मैं न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार देखूँ तो ज़मीन भी इसकी तरफ बल लगाएगा और ये तेज़ी से ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो रैखिक संवेग संरक्षण होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सॉरी ये किस, देखो रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक बल के संरक्षण या जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत था उसके नियम पर कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा क्या मैंने बताया? रॉकेट में जब ईंधन जलता है तो अधिक तापमान में गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, और गैस रॉकेट के पिछले यहाँ से निकलती है, नोजल से निकलती है, ये जो नोजल लगी होती है यहाँ से निकलती है और तेज़ी से यहाँ पे बल लगाती है, और यहाँ पे प्रतिक्रिया स्वरूप ऊपर की ओर एक बल लगता है जिससे रॉकेट तेज़ी से ऊपर जाता है और ऊपर जाने के लिए संवेग प्राप्त करता है। ठीक, आगे चलें। क्लियर हो गया? कोई डाउट? सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की। ठीक, नेक्स्ट बात करें, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? देखो किसी पिंड का वजन कुछ भी नहीं होता, वजन जो भी होता है वो किस पे डिपेंड होता है? देखो मान आपने पढ़ा होगा mg पढ़ा होगा, mg यानी कि मास, द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण। किसी पिंड का वजन कितना होगा इसी mg पर डिपेंड करता है, उसका मास कितना है, वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण कितना लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, पूछा है पृथ्वी के केंद्र, अब ये आपको पता, तो अब केंद्र में आपको पता है, केंद्र में जो गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वाकर्षण होता है कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पे अधिकतम ध्रुवों पर होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, केंद्र में 0 होता है। अब केंद्र में 0 होता है और मैंने बताया किसी पिंड का वजन mg पे ही टोटल डिपेंड होता है। mg मास कितना है? अब कोई भी वस्तु हो उसका मास कितना भी हो, मास कितना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जो g 0 हो जाती है तो उसका वजन गुरुत्व में कितना हो जाएगा? केंद्र में पृथ्वी के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चौथे का बी। नेक्स्ट बात करें, कपड़े धोने की मशीन। देखो ऐसे आप रटोगे तो भूल जाएगा, इस प्रकार से समझ के करोगे तो नहीं भूलेगा। अब ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, मैंने भी 2 बार करा दिया, रिपीट करा दिया। किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अब यहाँ पे बात करें, ये वाला जो आपका सूखने वाली मशीन होती है, आपने देखा होगा इस प्रकार से होती है, इधर उधर छिद्र होते हैं और इधर उधर छिद्र। ये जब नाचती है तो ये एक बल लगाती है केंद्र की तरफ, जिसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, और यहाँ से एक और बल लगता है जो इधर दीवारों की तरफ रखती है। आपने देखा होगा जो कपड़े सुखाने की मशीन होती है उसमें जब घुमाते हो तो कपड़े इधर दीवारों पे चिपक जाते हैं, वो किस कारण से? एक और बल लगता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण चिपक जाते हैं, जिससे जल जो होती है वाष्पित होकर इन छिद्रों के कारण बाहर निकल जाती है और कपड़े हमारे सूख जाते हैं। ठीक है, तो अपकेंद्रीकरण वाला बल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेज़ी से आती हुई ट्रेन को की ओर खिंचाव सा महसूस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखो यहाँ पे आपको पता है ट्रेन तेज़ी से आ रही है, आपने एक और चीज़ देखा, अगर ट्रेन आती है तो ट्रेन के पटरी के नीचे बहुत सारी चीज़ें गिरी होती हैं, वो भी तेज़ी से गति करने लगती हैं, वो भी तेज़ी से गति करने लगती है। इसका रीजन है ट्रेन गतिमान होती है तो अपने साथ गतिमान वायु को भी लेकर आती है, और पहले से जो यहाँ पे सामान रखे हैं उनके पास जो वायु है उसका दाब यहाँ पे उच्च है, और जो वायु आती है इसका दाब निम्न होता है। दाब की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे उच्च दाब और निम्न दाब के कारण यहाँ पे ये जो चीज़ें होती है तेज़ी से उड़ने लगती है। यही काम आपका यहाँ पर भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हो, ट्रेन और व्यक्ति के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये गलत हो जाएगा। व्यक्ति का भ्रम होता है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर होता है, दाब में अंतर होता है। जो आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपके पास जो वायु है वो इसमें जो दाब होगी ये उच्च होगी, लेकिन जो यहाँ पे जो ट्रेन के साथ वायु है ये निम्न दाब की होगी, और यहाँ पे दाबांतर के कारण ऐसा लगेगा ये जो वायु होगी आपको धकेलने का कार्य करेगी। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर का वह भाग जिस पर शरीर का समस्त भार केंद्रित होता है किस नाम से जानते हैं? सेंटर ऑफ मास। क्या बोला मैंने? सेंटर ऑफ मास। आपने पीसा की मीनार नाम सुना होगा, आप गूगल पे सर्च करिएगा। झुकी हुई मीनार है, कुछ इस प्रकार से है, लेकिन वो गिरती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें फिजिक्स का यूज किया गया है। सेंटर ऑफ मास, हर वस्तु का एक सेंटर ऑफ मास होता है।
जिस पर उसका समस्त भार केंद्रित होता है, और जरूरी नहीं वो सेंटर में ही हो, जरूरी नहीं वो सेंटर में भी हो, यहीं यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, उसी पर उसका समस्त भार केंद्रित होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, कोई दिक्कत नहीं, गुरुत्व केंद्र बोलते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट बात करें, किसी वृत्ताकार वक्र पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल कार्य करता है? घूम रहा है, अभिकेंद्री बल, केंद्र की ओर एक बल कार्य करेगा जिससे हम अभिकेंद्री बल बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? देखो, कमानी तुला हो गया, स्प्रिंग तुला हो गया, कोई भी हो, यहाँ पे हुक्स लॉ का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी हुक लॉ। कमानी तुला या स्प्रिंग तुला किस नियम पर कार्य करती है? हुक के नियम पे, यानी कि हुक लॉ का यूज होता है, इसको ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें, ब्रेक लगने पर वाहनों को रोकने वालों बल को क्या कहते हैं? देखो, पहिया तेजी से घूम रहा है, तेजी से घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। अब इसको रोकने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें लगा देते हैं। अब मान लो इसको रोकना है तो यहाँ से हम ब्रेक दबाएंगे, ये दबेगा और ये इस पर टच करेगा, इन दोनों के बल बीच एक बल कार्य करेगा जिसे हम बोलेंगे घर्षण बल। घर्षण बल, जिससे पहिए की रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कार्य करता है? घर्षण बल कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी। घर्षण बल के कारण यहाँ पे ब्रेक चीज़ें लगती हैं और गाड़ी रुकती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइकिल में भी आपने देखा होगा, जब ब्रेक लगाते हो तो चीज जो वहाँ पे लगा होता है रबड़ का, वो पहिए में सट जाता है, जिससे दोनों के बीच एक बल उत्पन्न होता है, घर्षण बल। एक घर्षण बल बहुत इंपॉर्टेंट है, घर्षण बल ना होता तो आप चल नहीं पाते, ठीक। ऑप्शन नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, एक ताजे अंडे को नमक में पानी पर डाल, एक ताजे अंडे को नमक के पानी, देखो आप पानी ले लो, आप उसमें अंडे डालो, अंडे डूब जाएंगे, लेकिन आप नमक डाल के जो उसमें अंडे को डालोगे तो अंडा तैरता हुआ मिलेगा। इसका कारण क्या है? खारा पानी अधिक सघन होता है, ठीक है, जिसके कारण अंडा तैरता रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तैरता रहता है। रीजन, खारा पानी सघन होता है, इस कारण तैरता रहता है, और सिंपल पानी में डालोगे तो अंडा डूब जाएगा। नेक्स्ट बात करें, ऊंची किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तब और जब उसमें ऊंचे बिंदु, वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाते हैं। देखो, यहाँ पे एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, न्यूमेरिकल को लेके बहुत सारे डाउट आए थे, घबराइए नहीं, न्यूमेरिकल के मतलब लगभग 100 क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपका, ठीक है। ये बात करें गति से रिलेटेड है, अब इसमें पूछा है, न्यूमेरिकल में करा दूंगा। देखो, यहाँ पे न्यूमेरिकल जब लगाते हो तो ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। जब कोई वस्तु स्थिर है तब वहाँ से चलना प्रारंभ होती है तो u आपका 0 होता है। जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर पहुँच जाती है उसके बाद वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है, यानी कि यहाँ पे ये वाला वेग आपका 0 होगा। तो ये सारी चीज़ें यूज होती है न्यूमेरिकल में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह उससे ऊँचे बिंदु तक पहुँच जाता है, मान लो किसी वस्तु को आपने फेंका और सबसे ऊँचे बिंदु तक पहुँच गया, और फिर ऊँचे बिंदु को पहुँचने के बाद ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे आएगा, तब उसका त्वरण किस ओर कार्य करता है? ठीक है, नीचे की ओर कार्य करता है, ठीक है, नीचे की ओर कार्य करता है। उच्चतम वेग पे पहुंचकर थोड़ा सा वो रुकता है ना, तब वहाँ पे जो वेग होगा वो आपका 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में सारी चीज़ें काम आएगी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीचे की ओर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल के हम लगभग 100 क्वेश्चन आपको कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, घबराइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है? आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है? इसकी कोई इकाई नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है, कई बार पूछा गया, मुझे नहीं लगता 90% बच्चों को आता होगा क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि इसका रीजन क्या होता है? बर्फ जब आप बर्तन में डालते हो, पानी भरा है, तो बर्फ क्या होता है? अपने द्रव्यमान के बराबर पानी को विस्थापित कर देता है और पिघलने पर अपने द्रव्यमान के समान पानी का मात्रा फिर से वो बना लेता है। इस कारण से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुत सारे लोग लगाएंगे बढ़ गया, घट गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ याद रखना कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, खाना पकाते समय 1 चुटकी नमक डाल देने से सब्जियां कम समय में पक जाती हैं, क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे भोजन उच्च तापमान पर पकने में सहायता हमें मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, स्वचालित वाहन, देखो जितने भी आपके हाइड्रोलिक ब्रेक हो गए, हाइड्रोलिक जैक हो गया, ये सारे किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? ठीक है, ये सारे पास्कल के नियम पे कार्य करती हैं, इसको आप ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, ये तो सबको पता होगा, ठीक है, 2-3 बार आया है क्वेश्चन। पलायन वेग पूछ रहा है,
11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। पलायन वेग वह वेग जैसे किसी वस्तु को पृथ्वी फेंकने पर पृथ्वी से वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके बाहर चली जाए, ठीक है, वही पलायन वेग होता है। और पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 18 बात करें भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है। संवेग की इकाई पूछा है। संवेग की बात करें, संवेग क्या होता है? संवेग होता है आपका वेग गुणे द्रव्यमान, ठीक है, वेग गुणे द्रव्यमान। और यहाँ पे ध्यान रखना, इसकी यूनिट की बात करें SI मात्रक में किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन इसमें ऑप्शन में किलोग्राम मीटर पर सेकंड नहीं होगा। लेकिन आपने आवेग पढ़ा होगा, आवेग के बारे में पढ़ा होगा। आवेग का जो मात्रक होता है, आवेग का SI जो मात्रक होता है वो आपका न्यूटन सेकंड होता है, ठीक है, न्यूटन सेकंड होता है। और आपने देखा होगा संवेग और आवेग की विमा भी समान होती है, इसलिए आप यहाँ पे ये सही कर सकते हैं, न्यूटन सेकंड ही ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है आपसे किन दो राशियों की विमाएँ समान होती हैं, तो संवेग और आवेग दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करें, कब्जेदार वाला दरवाज़ा किसका उदाहरण है? किस प्रकार के आपका जो लीवर होता है उसका उदाहरण है। तो अभी मैंने परसों कराया था इसके बारे में। तो कब्जेदार दरवाज़ा की बात करें, ये आपका दरवाज़ा है, ठीक है, और आपका यहाँ कब्जा लगा है और ये यहाँ पे आपका वो लगा है, ठीक है, ये खींचने वाला कब्जा है और यहाँ पे लगा है जो दरवाजे में बजाते, पता नहीं क्या नाम, नहीं कमानी कुछ ऐसे बोलते हैं, कब्जा ही बोल सकते हैं शायद। और ये आपका कुंडी लगा है, ठीक है, यहाँ से दरवाज़ा आप खोलते हो, कब्जा ये, ठीक है। और यहाँ पे पूरे दरवाजे का भार है, यानी कि भार W बीच में है और आप जो एफर्ट लगा रहे हो यानी कि प्रयास लगा रहे हो, यहाँ लगा रहे हो प्रयास, ठीक है, और आपका फुलक्रम इधर है, यानी कि ये द्वितीय श्रेणी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन द्वितीय क्रम का लीवर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भार जिसमें W बीच में रहता है वो द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें क्रिया प्रतिक्रिया, जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है न्यूटन के थर्ड लॉ पर डिपेंड होती है। ये इसका आंसर क्या होगा? देखो, क्रिया प्रतिक्रिया, हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं वो उतनी ही मात्रा में बल हम पे लगाने का प्रयास करता है, तो इसमें जो बल होगा वो मात्रा में बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा है आपको ये जो जितने भी मैंने 20 क्वेश्चन कराए समझ में आया होगा। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो सीधा साधा कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।